हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज मैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके थ्योरी पार्ट के बारे में। वेट, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम में इसकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म में, और बच्चे वहीं पर अपने मार्क्स लूज करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो थ्योरी भले ही है बट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुडविल की मीनिंग। तो गुडविल की मीनिंग क्या होती है? गुडविल फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू होती है। और प्रेजेंट वैल्यू होने का मतलब है कि अगर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करें तो जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं नेट एसेट। और अगर आपकी इस नेट एसेट से बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी बिजनेस को परचेज करने जा रहे हैं और उस बिजनेस की जो नेट वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीस, बट आप उसे पे कर रहे हैं 6 लाख रुपीस। फॉर एग्जांपल उस बिजनेस की जो टोटल एसेट्स थी वो 10 लाख रुपीस थी और उसकी जो लायबिलिटीज थी वो 5 लाख रुपीस थी। तो इस तरीके से जो उसकी नेट वैल्यू आती है वो आती है 5 लाख रुपीस, बट यू गेट रेडी टू पे 6 लाख रुपीस। उसका रीजन ये है कि आप ये जानते हैं कि ये जो बिजनेस है वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे सकता है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए गुडविल को कहा जाता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का जो करंट वैल्यूएशन है उसको हम कहते हैं गुडविल। गुडविल की एक और सिंपल सी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantage to earn higher than the normal profits। इसका मतलब ये हुआ, तो जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल अच्छी होती है तो उसके कारण वो आपके बिजनेस को एक ऐसी पोजीशन पे ला देता है जिससे आप एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम गुडविल। देन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एवरीवन नोस कि गुडविल जो है उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, but we can realize its effect on our profit. So it does not have an existence separate from that of an enterprise। तो जो गुडविल का एग्जिस्टेंस है वो बिजनेस से सेपरेट नहीं है, क्योंकि गुडविल किसी ना किसी एंटरप्राइज या बिजनेस से एसोसिएटेड होती है, इसलिए इसका जो एग्जिस्टेंस है वो किसी ना किसी बिजनेस के कारण ही होता है। देन इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट सभी बिजनेसमैन अर्न कर रहे हैं, सेम प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपकी गुडविल 0 है। और अगर आपकी गुडविल अच्छी है या गुडविल ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल प्रॉफिट से हमेशा ज्यादा अर्न करते हैं। देन इट अट्रैक्ट्स कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली। और ये आपके कस्टमर को जल्दी रिपीटेडली आपके शॉप पे आने के लिए कंपेल करता है। देन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेजेस, favorable contracts, brands, trademarks, patent, मार्केट रेपुटेशन, कस्टमर बेस एटसेट्रा। तो जो लोकेशन होती है वो गुडविल को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करती है। देन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस को बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं या ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं जिसके कारण उसके फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है या उसके चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए भी आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज हो जाती है। देन ब्रांड्स, अगर आप कोई जेनरिक प्रोडक्ट सेल करें और अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो जेनरिक प्रोडक्ट होता है उसकी गुडविल कम होती है, जबकि एक ब्रांड की गुडविल ज्यादा होती है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट एटसेट्रा, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज हो जाती है। देन मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है, आपका कस्टमर बेस क्या है, ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी। Now we will discuss the nature of goodwill। तो गुडविल एक intangible asset है, ये हम जानते हैं, जिसकी एक वैल्यू होती है और इसे हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि हम इसे राइट ऑफ करते हैं। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करनी चाहिए until and unless you have paid something for it। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गुडविल परचेज की है तभी उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और
वो गुडविल भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप अपने बिजनेस में नहीं रखेंगे, बल्कि उसे धीरे धीरे करके, जैसे आप फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वैसे ही आप गुडविल में अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं और धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इट मींस जब भी आपको गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है तो याद रखना है कि आप केवल तभी गुडविल रिकॉर्ड करेंगे जब आपने उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे किया हो। इसका मतलब कि सपोज आपने किसी बिजनेस को परचेज किया और उस बिजनेस की जो नेट वैल्यू थी आपने उससे ज्यादा पेमेंट किया, केवल उसी कंडीशन में आप उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। Now we will discuss the need for valuing goodwill. तो गुडविल का वैल्यूएशन हम करते क्यों हैं? So number 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर जब कोई पार्टनर रिटायर हो या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हमें उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। देन अगर हमें अपनी फर्म को सेल करना हो तो उस कंडीशन में भी हमें अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड देन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। तो अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी के फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। एंड देन 2 और मोर फर्म अमालगमेट या फिर पार्टनरशिप फर्म्स का मर्जर होता है तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। Now we will discuss the factors affecting the value of goodwill. तो गुडविल किन किन फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होती है? So, number 1, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर किसी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है या कैपेबल है हर प्रॉब्लम को डील करने में या अच्छे रिजल्ट्स लाने में, तो उस बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। देन फेवरेबल लोकेशन। अगर आपकी जो बिजनेस की लोकेशन है अगर वो फेवरेबल है या फिर ऐसी है जहां पर ज्यादा कस्टमर विजिट करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो उसकी गुडविल बाकी लोकेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। देन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कंपनी के पास या बिजनेस के पास कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके कारण बिजनेस फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो इस कंडीशन में भी जो बिजनेस की गुडविल है वो इंक्रीज हो जाती है। देन लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस मींस अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है, आप जानते हैं ना हम लोग कहते हैं कि सिंस 1958 या सिंस 1856, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिजनेस है वो इतना पुराना है। तो जितना बिजनेस पुराना होता जाता है उसकी गुडविल उतनी ही धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। देन एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अगर आपके पास कोई पेटेंट्स है या कॉपीराइट है या कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसके कारण फ्यूचर में आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, या आपके पास कोई ऐसा राइट आ जाता है कि आपके अलावा उस बिजनेस को कोई और नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपके फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसलिए आपकी गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है। देन एक्सेस टू सप्लाईज। अगर आप जो ऐसा गुड्स कोई सेल कर रहे हैं जिसकी डिमांड ज्यादा है बट मार्केट में अच्छी सप्लाई नहीं है और अगर आप उसकी सप्लाई प्रॉपर कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है। देन आपकी क्वालिटी। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इतने सारे मोबाइल फोन कंपनीज हैं मार्केट में बट जो वैल्यूएशन उसकी क्वालिटी के कारण एप्पल की है वो किसी और की नहीं है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी गुडविल मार्केट में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मार्केट सिचुएशन। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपके पास जो सप्लाईज है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आ रही है या फिर मार्केट की जो कंडीशंस है वो बिजनेस के फेवर में है, तो आपकी जो गुडविल है वो इंक्रीज होती है। देन रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बिजनेस में रिस्क कम है तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा रिस्की जो बिजनेस होते हैं उनकी गुडविल मार्केट में ज्यादा नहीं होती है। देन नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस का जो नेचर है वो ऐसी किसी कमोडिटी का है या ऐसे किसी प्रोडक्ट का है जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो आपके जो बिजनेस की वैल्यूएशन है या गुडविल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। देन पास्ट परफॉर्मेंस। आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है मींस आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हम देखते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट रिकॉर्ड कि पास्ट 2 इयर्स में या 3 इयर्स में या 5 इयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो उसी तरीके से अगर आपका बिजनेस पास्ट फ्यू इयर्स में अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है। इसका रीजन हम जानेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, जहां पर आप देखेंगे जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पे होता है। अगर आपका
प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट अच्छा है तो आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, और अगर प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट कम है तो गुडविल भी पुअर होगी या डाउन हो जाएगी, और अगर प्रीवियस ईयर्स में लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल हो जाएगी 0। और जो लास्ट फैक्टर है दैट इज अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट को अगर आप कोई प्रॉब्लम के कारण उस शॉपकीपर के पास रिटर्न करने या उसकी कोई कंप्लेन करने जा रहे हैं और वो शॉपकीपर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी शॉप पे रिपीटेडली बार बार जाएंगे, क्योंकि जो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है। और अगर किसी बिजनेस में कस्टमर रिपीटेडली वापस आ रहा है, चाहे वो कस्टमर रिलेशन के कारण हो या लेबर रिलेशन के कारण हो या आफ्टर सेल सर्विसेज के कारण हो, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर का रिपीट आना मींस प्रॉफिट इंक्रीज होना, और प्रॉफिट इंक्रीज होने का मतलब होता है गुडविल इंक्रीज होना। Now we will discuss the types of goodwill. There are two types of goodwill. First is purchased goodwill and second is self-generated goodwill. तो purchased goodwill का मतलब होता है कि ऐसी goodwill जिसके लिए आपने कोई consideration पे किया हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए कि आपने किसी बिजनेस को परचेज किया जिसकी टोटल एसेट्स थी 1 करोड़ रुपीस और उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो 30 लाख रुपीस की थी, तो उस बिजनेस की जो नेट एसेट होगी या उस बिजनेस की जो वैल्यू होगी वो होगी 70 लाख। सपोज अगर आपने उस कंडीशन में उसके लिए उसे 80 लाख या फिर 90 लाख रुपीस पे किए, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो उसकी नेट एसेट से, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, और यही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। और सेकंड है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जब हम खुद गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और सम अदर वेज, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कई बार वैल्यू करते हैं, जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या फिर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि उस गुडविल को पार्टनर्स की कैपिटल के अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 डिफरेंट मेथड से होता है, जिनमें से पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट इसके भी 2 सब पार्ट है। इसमें आपके पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, तो ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देन सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एंड देन द थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि चाहे वो एवरेज प्रॉफिट से किया जाए या फिर सुपर प्रॉफिट से, बट हम उनका कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बेस पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मूले। तो अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 2 फॉर्मूले होंगे, एक वेटेड एवरेज वाला और एक सिंपल एवरेज वाला। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मालूम है कि जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो हम उनको ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। देन क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन होता है और एवरेज प्रॉफिट को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। इसी तरीके से वेटेड एवरेज के केस में वेटेड एवरेज प्रॉफिट को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट के केस में भी हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं विथ नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देन वी कम टू कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में अगेन गुडविल मैंने आपको बताया था 2 तरीके से कैलकुलेट होती है। पहला तरीका होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसे हम नेट एसेट भी कहते हैं। एंड देन सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। बट जो मैंने आपको बताया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसे भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड देन आपको फॉर्मूले में से पुट करना पड़ेगा।